स्वास्थ्य ही खुशहाल जीवन का मूल आधार है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार शाम 5 बजे आप सभी के लिए लाइव लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में दर्शकों आप हमसे अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवाल पूछ सकते हैं और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और MBBS डॉक्टर सर एस रंजन सर। तो चलिए सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है हेरिडेटरी बीमारियां। सर, जब भी किसी बीमारी को लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब ये शब्द आ जाता है हेरिडेटरी, तो मन में ख्याल आता है कि अब ये जो बीमारी है ये हमारे साथ ही रहेगी। इसी के साथ सर एक और डर मन में होता है कि हमारे साथ तो रहेगी ही, हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसके पास तक पहुंच जाएगी और ये ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो सर सवाल यही है कि ये जो सोच है सर कितनी सच है? यह सोच 99% झूठ है। आनुवंशिक बीमारियों के चक्कर में जेनेटिक बीमारियां या आनुवंशिक बीमारियां का जब भी जिक्र आता है, फिर हमको लगता है कि अब तो जो बीमारी हो गई है वो तो मजबूरी है, बीमारी रहेगी ही, हम कुछ कर नहीं सकते। आनुवंशिक बीमारियों के केस में भी एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात फिक्स नहीं है कि बीमारियों को झेलना ही है या बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उसके लिए एपिजेनेटिक्स कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा और एपिजेनेटिक्स कंसेप्ट पे अगर हम नहीं जाएं फिर हमको लगेगा कि ये बीमारी का इलाज नहीं हो सकता या पूरी तरह से इलाज नहीं हो सकता, है ना। दवाइयों और सर्जरी से ही हो रहा है। और एपिजेनेटिक्स के मामले में मजेदार बात है कि दवाओं का रोल नहीं है, सर्जरी का रोल नहीं है। एपिजेनेटिक्स में माइंड का रोल है, एपिजेनेटिक्स में आपके लाइफस्टाइल का रोल है, एपिजेनेटिक्स में आपकी नींद का रोल है, एपिजेनेटिक्स में आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं उसका रोल है। एपिजेनेटिक्स कंसेप्ट सभी को जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी बीमारियां कब आपके परिवार में डिटेक्ट हो जाएं, आप किसी और को दिखाने जा रहे हैं। जनरली हेल्थ के मामले में ऐसा होता है कि जब तक वो प्रॉब्लम नहीं आती तब तक हम उस विषय को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। हेल्थ के मामले में और खासकर हेरिडिटरी बीमारियों के हेल्थ के मामले में, चूंकि एपिजेनेटिक्स कंसेप्ट गहरा है, समय रहते हमें अपने आप को इस विषय के बारे में जान लेना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं और जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। एपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट मेडिकल लिटरेचर में है, किताबों में है, जेनेटिक्स की किताबों में आता है, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है, दुख की बात है कि कितने डॉक्टर भी इस एपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को ठीक से नहीं जानते। मेडिकल कॉलेज की किताबों में एपिजेनेटिक्स कंसेप्ट है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो नहीं जानते। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और अगर ये जान लिए, समझ लिए, तो हम बहुत अच्छा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जेनेटिक बीमारियां भी हैं तो भी हम उसका पूरा इलाज कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि एपिजेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मेडिकल टर्म में भी इससे मतलब टेक्निकली जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सर अगला सवाल यही रहेगा कि सर जब मेडिकल टर्म में ही इसका इतना यूज नहीं किया जाता तो सर जो आम लोग हैं आम भाषा में सर उन्हें कैसे समझ में आएगा कि एपिजेनेटिक्स आखिरकार क्या है? हाँ, तो इसीलिए जो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं कि जेनेटिक्स तो सब लोग बात करते हैं कि हाँ जेनेटिक्स है, लेकिन जेनेटिक्स से ज्यादा एपिजेनेटिक्स है। जहां भी जेनेटिक्स का जिक्र हो रहा हो वहां पर अगर एपिजेनेटिक्स का जिक्र नहीं हो तो फिर तो ठीक से चर्चा नहीं हो रही है। कभी भी आपका डॉक्टर आपको बोले कि ये तो हेरिडेटरी बीमारी है इसलिए आपको ऐसा हुआ है, आपको काउंटर क्वेश्चन या डॉक्टर से सवाल जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब एपिजेनेटिक्स के बारे में बताइए, एपिजेनेटिक्स के माध्यम से क्या हम कुछ कर सकते हैं। चूंकि सभी डॉक्टर एपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो वो चुप हो जाएंगे, या कोई डॉक्टर अगर थोड़ा बहुत उसे जानता होगा तो फिर उसको बात करेगा और फिर हम मेडिटेशन पे और लाइफस्टाइल पे डिस्कशन आ जाएगा। मेडिटेशन के माध्यम से, लाइफस्टाइल के माध्यम से हम एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हेरिडिटरी बीमारियों को भी हील कर सकते हैं। जी सर, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी, मैं पंजाबी से गल कर सकती हूँ?
जी दोबारा दोहराएंगे, आपने क्या कहा? पंजाबी में कुछ सवाल पूछ सकती हैं? जी पंजाबी में आप सवाल बिल्कुल पूछ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप आम भाषा में पूछेंगी तो सर के लिए आपका सवाल समझना ज्यादा आसान रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम सुरिंदर है, मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जी सुरेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है, वैसे भी मैं टीचिंग लाइन में हूँ। मेरे ना जैसे पहले तो 1-2-3 महीने पहले मंथ के नीचे, मतलब जो चिन के नीचे अपना होता है, गले के ऊपर थोड़ा सा ना दर्द होता था। मतलब कि मैंने मेडिसिन भी लेती, मतलब सारे टेस्ट वगैरह कराए, टेस्ट में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, एनीथिंग। मतलब पेन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ पेन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ मतलब हट गया। मैंने ना पॉइंट कुछ नबाए थे, ऐसे कोई मेडिटेशन वगैरह करती रहती थी, उससे मतलब ठीक हो गया। हाँ कभी कभी होता है, ऐसे नहीं मतलब हर रोज नहीं है, कभी कभी होता है। और एक मेरे ना मतलब रात को जब सोते हैं पिंजरियों में जो कड़ल्ला बोलते हैं भी वो चढ़ जाती हैं, फिर ना भी जो अपनी वीन्स होती हैं वो भी। एक पैरों में मेरे ना सारे भी मतलब नीचे पैरों के जो अपने हील्स के ऊपर ਵੀਨਸ ਸੀ, सभी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਨਸ ਨੇ सभी ऊपर रेड ਵੀਨਸ सब दिखते हैं। तो नील भी मेरे बहुत खराब हो रहे हैं अभी, मतलब पैरों के भी नीचे पे हाथ के टूट जाता है ऐसे ही, कोई भी और बेचारे बीच में से कट हो जाता है। मैं पूरी टायर्ड भी बहुत है, मतलब जो शोल्डर पेन होने लग जाते हैं, डार्क सर्कल भी बहुत ज्यादा है मेरे। आप जो समस्या बता रही हैं इसमें विटामिन की कमी होने की संभावना ज्यादा है। आपके शरीर में विटामिन की कमी है। विटामिन B12 अगर आप लेंगी तो उससे आपको ठीक हो जानी चाहिए। विटामिन B12 लेने के लिए मिलेट्स की अम्ली खाना है और अंकुरित मूंग लेना है। मिलेट्स की अम्ली 5 मिलेट्स मोटा अनाज होता है, बाजरा रागी के परिवार का। मिलेट्स टोटल 10 हैं, लेकिन बाजरा और रागी के परिवार के ये जो 5 मिलेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप इनका अम्ली बनाकर खाना शुरू करें। अमेजन पे आपको ये मिल जाएगा, इस 5 मिलेट्स को मंगाइए। यूट्यूब पे रेसिपी देखिए इसका अम्ली कैसे बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करना होता है और इसकी जब अम्ली खाएंगे तो विटामिन B12 उससे आपको मिलेगा। और विटामिन B12 जब आपके शरीर में पहुंचेगा तो आप ये जो समस्या बता रही हैं दर्द की और की, वो ठीक होंगी। साथ में आपको ध्यान करते रहना है। ध्यान करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और ऊर्जा आने से सभी हीलिंग होती है। दिन में 2 बार ध्यान में आपको बैठना चाहिए। अम्ली खाइए, मिलेट्स की अम्ली खाइए और ध्यान कीजिए, आपकी ये समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। जी सुरेंद्र जी, तो देखिए सर ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं सुमन भाटिया कानपुर से बोल रही हूँ। जी सुमन जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मतलब मेरे को बहुत पेन रहता है टांगों में, पीठ में, बैठा भी नहीं जाता, लेकिन मुझे कुछ आराम भी नहीं लग रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ मुझे क्या अफर्मेशन साथ में बोलना चाहिए, किस तरह से ध्यान को करना चाहिए कि जिससे मुझे फायदा मिल सके। सुमन जी, अफर्मेशंस के विज्ञान को पढ़ने और समझने के लिए तो आइडियली हमारे पास किताब होनी चाहिए। 200 रुपए की किताब अमेजन पे मिल जाती है। जब अफर्मेशन की किताब हमारे पास होगी तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि अफर्मेशन क्या करना है। वैसे मैं आपको दर्द के लिए थोड़ा बता भी दूंगा अभी यहाँ पर कि क्या अफर्मेशंस करना है, लेकिन एक ही चीज के लिए ना कई सारे अफर्मेशंस हो सकते हैं। और अफर्मेशन के पीछे भी उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, जो कनेक्शन है भावनाओं का और विचारों का, उससे जब आप प्रॉपर समझेंगे ना तब अफर्मेशंस काम आएगा। अफर्मेशंस को सिर्फ बोलने से और मैकेनिकली बोलने से वो काम नहीं करता है। तो आप परिवर्तन के एपिसोड्स देखिएगा, उस पे 15 वीडियो में मैंने कई सारी बातें बताई हैं। यहां पर जो दर्द है, दर्द का एक कारण है ब्लड सप्लाई का पुअर होना, डिविनिटी से जुड़ा होना। मैं दिव्यता से जुड़ी हुई हूं, मेरे शरीर में दिव्य ऊर्जा बह रही है। एक अफर्मेशन तो ये हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई को बढ़िया करने के लिए, है ना। और आप एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन आप चाहे आप शुरुआत में 1 मिनट के लिए ही बैठ पाएं, लेकिन रेगुलर बैठेंगे तो आपको ये दर्द का ये फायदा करेगा। तो दिव्य ऊर्जा मेरे साथ है, मैं खुद से प्यार करती हूँ। आईने के सामने ये अफर्मेशंस करें और बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें। वज्रासन में 1 मिनट के लिए बैठें
और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं, तो इससे आपको फायदा होगा। जी सुमन जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि यू कैन हील योर लाइफ, आप इस किताब को पढ़ सकती हैं। इसी के साथ सर ने बताया कि आप वज्रासन में बैठकर तितली संचालन का अभ्यास कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि जो उपाय बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैडम चंदन नाम। जी चंदन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मेरठ यूपी जानवी खुर्द ग्राम पड़ता है। जी सवाल पूछिए अपना चंदन जी। मैम मेरा 3 बार फिर मैं ब्रेन हेमरेज हो चुका, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टरों ने मुझे ट्रामाडोल देना स्टार्ट कर दिया और जब से मुझे लत लग गया, मुझे छुटाना है। अब मैं ध्यान सब चीज करता हूँ पर छूट नहीं पा रहा। देखिए, छोड़ने के लिए आपको अपने SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे पैर में, उसको दबाइए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। दोनों पैर में ये पॉइंट होता है, लेकिन आपको बाएं पैर में ज्यादा दबाना है। ये फोटो दाहिने पैर की है, लेकिन आपको बाएं पैर में ज्यादा दबाना है। दोनों पैर में दबा सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाइए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से हमारी जो आदत है उसमें बदलाव आता है। और अभी मैंने मिलेट्स के बारे में बताया था, मिलेट्स के खाना खाने से भी आपके शरीर में भीतर से चेंज होगा ना। हमारे पेट में माइक्रोबायोम होते हैं, उनको चेंज करना जरूरी है कुछ बीमारियों में। तो वैसे तो सभी बीमारियों में मिलेट्स अच्छा काम करता है, और आपके केस में ये थोड़ा जरूरी है। तो मिलेट्स खाइए और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम कीजिए, तो आपका जो निर्भरता हो गई है उस पर, दवाओं पर, वो आपकी छूट जाएगी। जी चंदन जी, तो देखिए सर ने आपको उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको उपाय पूरी तरह से समझ में आए होंगे, और जो आपकी समस्या है दवाइयों पर निर्भर जिस तरीके से आप हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समस्या पूरी तरह से जल्द ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। दिव्या दीक्षित फ्रॉम आगरा। जी दिव्या जी, सवाल पूछिए अपना। सर से मेरा ये सवाल है कि मेरी मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा मतलब पित्त प्रकृति है मेरी, और मतलब अल्सर भी रह चुका है काफी, और मतलब इतनी ज्यादा है कि इतनी सारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब दवाइयां खाने के बाद भी मतलब जलन पेट में बनी रहती है, बर्फ जैसा ठंडा चाहिए होता है कुछ, और बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। क्या ये कभी ठीक हो सकती है कि नहीं? और जितनी वैद्य वगैरह है, मतलब जब दवाई करवाई काफी साल हो गए, तो वो लोग ये बोलते हैं कि प्रकृति जैसी है वो वैसी रहती है, लेकिन अब ऐसे कैसे काम चलेगा? खाली पेट भी टैबलेट खानी होती है, उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा एसिड, बहुत ज्यादा। दिव्या नाम बताया ना दिव्या? जी सर। हाँ, जब तक ये दिव्या तुम सोचती रहोगी कोई दवाई से ठीक हो जाए, तब तक ये ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट ज्यादातर बीमारियों में दवाइयां इलाज नहीं है। इलाज है हमारी दिनचर्या में, इलाज है ऋतुचर्या में। हम कैसा जीवन जिएं, हम कैसा भोजन करें। पित्त प्रकृति है तो हमें कभी भी, जब सूरज आया हुआ है, हमें सोना नहीं है। अगर हम दिन में सोएंगे तो पित्त डिस्टर्ब होगा ही होगा। सिर्फ रात के समय सोना है, दिन के समय काम करना। नींद आ भी रही हो तो भी पित्त प्रकृति व्यक्ति को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, रात में सोना है, दिन में जगना है, सूर्योदय के साथ ही जग जाना है। अपने भोजन में फल और सलाद अधिक से अधिक खाने हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट के समय सिर्फ फल का सेवन किया जाए, और जब हम लंच करते हैं उस समय भी पहले सलाद प्रचुर मात्रा में लें। ढेर सारा खीरा, ककड़ी, टमाटर खाएंगे तो वो पित्त प्रकृति को शांत करेगा। साथ ही साथ आपको प्रकृति में समय बिताना है। नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे चलना है डेली 5 मिनट के लिए। कभी कभार छूट भी जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो जरूर हम प्रकृति के पास जाएं। किसी पेड़ को हम हग कर लें, किसी फूल के पास, खासकर हिबिस्कस का फूल, उसके पास हम थोड़ा समय बिताएं। जब हम पेड़ के पास, प्रकृति के पास, फूलों के पास समय बिताएंगे तो इससे हमारी ग्राउंडिंग होती है, अर्थिंग होती है, और जो एक्सेस पित्त है वो शांत होता है। तो पृथ्वी के पास रहने से, फल खाने से, दिनचर्या को फॉलो करने से और योग निद्रा के अभ्यास से, आपको योग निद्रा का अभ्यास करना भी फायदेमंद करेगा। यूट्यूब पे आप योग निद्रा और मेरा नाम डालेंगे तो बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करने की प्रक्रिया होती है। तो योग निद्रा के अभ्यास करने से आपकी पित्त प्रकृति जो है वो बैलेंस रहेगी, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
जी दिव्या जी, तो देखिए सर ने आपको कई सारे उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो उपाय हैं वो सभी पूरी तरह से समझ में आए होंगे। इसी के साथ सर ने योग निद्रा का भी जिक्र किया है, तो आप सर का नाम यूट्यूब पर सर्च करें, साथ ही योग निद्रा जब आप टाइप करेंगी तो जो पूरा वो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको योग निद्रा करनी है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए दिव्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम जैसा यहाँ पर एक बात मैं दिव्या जी के लिए कहना चाहता हूँ कि ये जो सोच हो जाती है कोई भी बीमारी के लिए कि क्या ये मेरी बीमारी ठीक होगी, ये बहुत ही विचित्र बात है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हील नहीं होती है। हमारे देश में जो चिकित्सक हैं, जो हीलर्स हैं, जो भी इलाज बताने वाले हैं, ये कंसेप्ट पेशेंट के माइंड में, लोगों के माइंड में चला जाना नुकसानदायक है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। चाहे कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर बोल दे कोई बीमारी को कि हील नहीं हो सकता, वो हील हो सकता है जब हम अध्यात्म से लाइफस्टाइल पे काम करेंगे। तो दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हील नहीं हो सकती है, चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा डॉक्टर बोल दे ये ठीक नहीं होगा। हम कर्मा पे काम करेंगे, हम एनर्जी पे काम करेंगे, हम माइंड पे काम करेंगे, हम लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, बिना कोई दवा लिए घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट किसी भी पर्सन के मन में नहीं जाना चाहिए कि ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। इस तरह का सोचना एक बहुत ही ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी को दर्शाता है कि हम स्वास्थ्य के बारे में कितना कम जानते हैं, है ना। जो कोई हमने किसी को पूछा, किसी को दिखाया, वो जो बोल रहा है हम सिर्फ वो मान रहे हैं। आज के जमाने में जब इतनी सारी किताबें आ चुकी हैं और कोई भी व्यक्ति अपने आप को एजुकेट कर सकता है ना, किताबें हम पढ़ सकते हैं, तो अच्छी किताबें पढ़ना और डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना, तो हम अपने आप को कोई बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, मीना गोयल जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मीना गोयल जी मीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हिसार हरियाणा। मीना जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फोन पर हमसे बात कीजिए। मैं सुनूंगी कैसे? मीना जी, टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, तभी आप हमें सुन पाएंगी। अच्छा जी, फोन पर सुनेंगे आप। जी मीना जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं लकवा लगा था मेरे 18 जून को, राइट साइड में। हाथ पैर दोनों का या सिर्फ एक हिस्से का? राइट साइड में, एक तो हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, एक मुंह की तरफ, राइट साइड। ठीक है। हाँ जी, मैं बहुत दवाइयां ले रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज भी बहुत करती हूँ। लकवा मारने से पहले बीपी कितने साल रहा आपको? बीपी तो मेरे को 10 साल से है। वो तो दवाइयां चलती है बीपी शुगर की, तो कोलेस्ट्रॉल की। मीना जी, और मीना जी के माध्यम से सभी दर्शकों को यह समझने की जरूरत है कि बीपी की गोली खाकर अगर हमने बीपी को कंट्रोल किया हुआ है, वो राइट कंट्रोल नहीं है। गोली खाते रहते हैं और फिर भी हमें लकवा मार जाता है। जब बीपी की गोली का हम नेचुरल इलाज कर लें, बिना टैबलेट लिए हमारा बीपी ठीक हो जाए, वही सही तरीका है और उस पर सोचना चाहिए, जो कि ज्यादातर बीपी की गोली खाने वाले लोग नहीं सोचते। और फिर लकवा जैसी बीमारी आ जाती है या कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है और फिर बोलते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमें यहाँ पे बात समझनी है कि जब तक हम प्राकृतिक तरीके से नहीं जाएं तो बीमारी कैसे ठीक होगी। लकवा के मामले में डॉक्टर भी कहते हैं कि टाइम के साथ रिकवरी होगी। यहाँ पर कारण जो है कि एक हमें हाथों और पैरों की उंगलियां, जिस साइड की लकवा मारा हुआ है उसकी उंगलियों को दबाना है, टिप्स को दबाना है। उंगलियों के टिप्स को 10 उंगलियां जिस साइड की है, उस हाथ की और पैर की, दाहिने पैर का है तो दाहिने हाथ की और दाहिने पैर की उंगलियों के टिप्स को आपको दबाना है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो जल्दी बढ़ेगा, जल्दी ठीक होगा। साथ ही साथ आपको सूर्य प्रकाश में जाना है, सनलाइट में बैठना है आधे घंटे के लिए, और सनलाइट में बैठकर मेडिटेशन करना है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि अपनी प्राण ऊर्जा मुझे दे और मुझे हील करें। और ये एक बार बोलकर फिर अपना सांसों पर ध्यान देना है। तो जब आप उंगलियों को दबाएंगे, सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करेंगे, तो आपकी जो हीलिंग वाली एनर्जी है वो बढ़ेगी। उंगलियों को दबाने के अलावा उंगलियों के टिप्स पे, जिधर का लकवा है उधर, उन उंगलियों के टिप्स पे आपको लाल रंग लगाना है।
जब हम लाल रंग लगाते हैं उंगलियों के टिप्स पे तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ता है, और ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो हीलिंग जल्दी होगी। हीलिंग हो जाएगी जब मीना जी लकवा किया पूरा, उसके बाद आपको अपने बीपी की दवाई पूरी तरह से ठीक करना है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बार लकवा उनका ठीक हो जाता है, 2-4 साल के बाद उनको फिर कोई दूसरा लकवा मार जाता है। तो सिर्फ लकवा से ठीक होना उद्देश्य नहीं है, आपका बीपी भी ठीक हो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उंगलियों का मसाज कीजिए, लाल रंग लगाइए और सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान कीजिए, तो आपका जो लकवा है जल्दी ठीक होगा। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूं, हमारे पैर में ST36, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे किसी दूसरे से मसाज कीजिए, खुद से तो नहीं हो पाएगा। स्टमक 36 घुटने के पास होता है, पैर के घुटने के नीचे ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार किसी से मसाज करवाएं। आप खुद से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो परिवार का कोई भी फैमिली मेंबर दोनों पैरों में, खासकर जिधर लकवा मारा हुआ है उस पैर में इस ST36 का मसाज करेंगे तो लकवा को हील करने में इससे मदद मिलेगी। जी मीनू जी, तो देखिए सर ने आपको कई सारे उपाय यहाँ पर बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे और इन्हें जब आप अपने जीवन में लाएंगी तो आपकी जो समस्या है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। सर, जैसा कि आपने अभी लकवा के बारे में बात की, बीपी की समस्या भी बताई, सर यही सवाल सर मेरा भी आपसे रहेगा कि कई बार देखने के लिए मिलता है कि लकवा ही नहीं, कई ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार हमें हो जाती हैं, दवाइयां खाने से ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन फिर दवाइयां खाने से ठीक नहीं होती हैं, वो प्रकृति के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म से ठीक होती है। हमें लगता है कि दवाई से ठीक हो रही है। जी सर। तो और जिसे कोल्ड के लिए कहा जाता है जी सर कि अगर सर्दी किसी को हो तो सर्दी होगी तो अगर दवा लोगे तो 3 डेज में ठीक होगी, दवा नहीं लोगी तो 3 दिन में ठीक होगी। तो दवा खाने से ज्यादातर बीमारियों में दवा का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन हमारे समाज में हमारा इतना गलत कंसेप्ट दुनिया में फैल चुका है कि लगता है कि मेडिसिन से ही ठीक होता है। हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा अपनानी चाहिए, दवाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो हमें दवा को अवॉइड करना चाहिए। और कोई बीमारी है और दवा से कंट्रोल है तो वो कंट्रोल नहीं है। बीपी के मरीज को लकवा भविष्य में मार सकता है अगर आपने बीपी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया तो कैसे वो दवा मेरी बंद हो, इस पर काम करना चाहिए। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका दवा बंद नहीं किया जा सकता। सीखेंगे आप आध्यात्मिक चिकित्सा को, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हमें प्राकृतिक और आध्यात्मिक चिकित्सा को समझना है, अपनाना है यथासंभव। बहुत इमरजेंसी के लिए हम मेडिसिन को यूज करें, ज्यादा कम से कम मेडिसिन लेना है, ये जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। जी सर, तो जैसा कि इससे पहले सर हम एपिजेनेटिक्स पे बात कर रहे थे, हेरिडिटरी बीमारी को लेकर के जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, तो सर सवाल मेरा ये रहेगा कि एपिजेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे लेकर लोगों के मन में कई क्वेश्चन जो है ये कह सकते हैं कि ठीक से समझ नहीं पाते इस कॉन्सेप्ट को। डॉक्टर ही एपिजेनेटिक्स नहीं समझ पाते तो लोग की बात की तो बात बाद में आएगी। मेडिकल सिलेबस में जेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स दोनों है, लेकिन बात सिर्फ जेनेटिक्स की होती है, एपिजेनेटिक्स की नहीं होती है। एपिजेनेटिक्स अगर समझ में आ जाए तो डॉक्टर पेशेंट्स को ज्यादा घबराएगा नहीं कि हाँ अब तो कुछ ज्यादा हीलिंग पॉसिबल नहीं है। एपिजेनेटिक्स के माध्यम से सो कॉल्ड हेरिडिटरी बीमारियों, 99% हेरिडिटरी बीमारियों का इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर एपिजेनेटिक्स का नॉलेज इंसान को हो जाए तो आनुवंशिक रोगों को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एपिजेनेटिक्स कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को वैसा बनाना पड़ेगा। क्योंकि एपिजेनेटिक्स के लिए दवाओं का रोल ज्यादा नहीं है, रोल हमारे लाइफ स्टाइल और हमारे माइंड का है, इन्वायरमेंट का है। तो बेसिकली क्या है, एपिजेनेटिक्स जो जीन है, जीन के ऊपर जो एपिजीनोम, जो उसकी जो कवरिंग है, उसको एपिजेनेटिक्स से जो जुड़ा होता है। हम जीन के स्ट्रक्चर को बदले बिना उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। एपिजेनेटिक्स के साइंस में यह बात आती है कि डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी। कोई जीन में, डीएनए में कोई चीज हो गई है तो आपका हेल्थ ऐसा होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम इन्वायरमेंट को बदल के जीन, यानी कि जो हमारे जीन जो है, डीएनए जो है, जो क्रोमोसोम है, वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में है, जो लिक्विड है वहां पर,
अगर हम लिक्विड का कंपोजिशन बदल दें, वैसा हार्मोन, वैसा न्यूरोट्रांसमीटर हो, तो जीन का इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। एपिजेनेटिक्स से गहरा विज्ञान है, लेकिन सबको जानने की जरूरत है। जी सर, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। दर्शक जुड़ चुके हैं तो सवाल ले लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अमोल सातपुते संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ। जी, नाम अपना दोबारा से दोहराएंगे? अमोल सातपुते। जी अमूल जी, सवाल पूछिए अपना। मैं 2012 से डिप्रेशन में और एंजाइटी की दवा चालू है मेरी वाली। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, दर्द होती है, कुछ वर्तमान में नहीं आता कुछ, और ध्यान के लिए बैठते तो ध्यान लगता भी नहीं, और पेट का भी प्रॉब्लम आता, कभी एसिडिटी होती, कभी कुछ भी डर लगता, घर वाले का आज कुछ होना चाहिए, अपने कुछ दर्द मौत से डर लगता है, कुछ भी सवाल आते हैं दिमाग में, कुछ भी घाटे सब अच्छा, कुछ समझ में आता क्या करूँ अभी, दवाई कैसे बंद करूँ, और कुछ तुम बताओ मैडम कैसे करूँ अभी। अमोल, दवाओं बंद करने के लिए आपको अपने पे काफी काम करना पड़ेगा। जब ऐसी प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की और एंजाइटी की, और जब मल्टीपल जब प्रॉब्लम है, तो कई सारा काम करना है। यहाँ पर आपको योग निद्रा का प्रयोग शुरू करना है। योग, जब आपको एंजाइटी को कम करने के लिए और जो पेट की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करना है। लेकिन जब डिप्रेशन की बात आती है कि मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है, उस दिन आपको ब्रेथ वर्क करना है। 3 चीजें आपको करनी होगी, योग निद्रा, मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क। कौन सा कब करना है ये समझिए। जब आपको पेट आपका डिस्टर्ब है, जब आपको एंजाइटी हो रही है ना, काम समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको योग निद्रा करना है। नॉर्मल टाइम पे आपको मेडिटेशन करना है। अदरवाइज ब्रेथ वर्क, आप ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी यूट्यूब पे डालिएगा, आ जाएगा। जब आपका मन नहीं लग रहा हो उस समय वो करना है। तीनों को जब मिलाकर आप करेंगे तब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जी अमूल जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया है कि आपको ब्रेथ वर्क करना है, योग निद्रा करनी है, उम्मीद करते हैं कि जो उपाय सर ने आपको बताए हैं पूरी तरह से आपको समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए अमूल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अर्चना है, मैं असम गुवाहाटी से बोल रही हूँ। जी अर्चना जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा 29 जुलाई से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि मेरा नी के साइड में, लेफ्ट पैर के नी के साइड में थोड़ा पेन हुआ। फिर मेरा नी के बैक साइड में नार्व बहुत खींचता है, जिसके कल मैं खड़ा नहीं हो पाती। अब क्या हुआ, मेरा पैर फूल गया और मेरा कफ मसल ये बहुत टाइट हो गया और दर्द करता है। अर्चना जी, आप अभी नया ध्यान आपने करना शुरू किया है। ध्यान के पूरा प्रभाव जानने के लिए 40 दिन आपको नियमित रूप से ध्यान करना है, तब ध्यान के मामले से हीलिंग होगी। अगर तुरंत 1 हफ्ते में, 1 महीने में रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। साथ ही साथ आपको यू कैन हील योर लाइफ नाम की किताब अमेजन से मंगानी है। इस किताब को पढ़ना है। इस किताब में जो पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच का कंसेप्ट बताया गया है, उसको अपने जीवन में उतारना है। इस किताब पर 15 वीडियो की सीरीज पीएमसी हिंदी में बनी है, परिवर्तन के नाम से। यू कैन हील योर लाइफ किताब का नाम, और पीएमसी हिंदी आप डालेंगे तो वो प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट के वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरे अटेंशन के साथ। एक वीडियो का आप नोट्स भी बनाइए और किताब भी मंगा के साथ साथ वो पढ़िए। आपको अपने जीवन में सकारात्मकता लानी है, सेल्फ लव लाना है। 40 दिन का ध्यान करने से आपके शरीर में प्रचुर ऊर्जा आएगी, ज्यादा एनर्जी रहेगी, तब हमारा शरीर हील होता है। आपने स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो देखा होगा, जब ध्यान में ऊपर से ऊर्जा उतर रही है तब हमारा दर्द ठीक होगा। अभी ध्यान करते हुए हम बिल्कुल नए हैं, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। ध्यान करना, यू कैन हील योर लाइफ पढ़ने के अलावा जब ये दोनों आप कर रहे हैं, उसके बाद और कुछ आप ऐड करना चाहें तो आप थोड़ा सा योगासन अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। तितली आसन, बटरफ्लाई, वज्रासन, इनको आप थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए, ध्यान में बैठने से पहले पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा चलाइए, थोड़ा बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद ध्यान में बैठिए। तो जब बटरफ्लाई करेंगे, ध्यान करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे।
जी अर्चना जी, तो देखिए सर ने आपको बताया कि आप ध्यान करिए, इसी के साथ सर ने आपको कई सारे आसन भी बताए हैं। तो अर्चना जी और साथ ही जितने भी दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि पीएमसी हिंदी चैनल पर हर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 7 बजे एक कार्यक्रम आता है, योग है जीवन। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमारे योगाचार्य आपको बताते हैं कि किस तरह से आप आसन, प्राणायाम और कुछ मुद्रा का अभ्यास करके अपने जीवन को न केवल सरल बल्कि सुंदर भी बना सकते हैं। तो अर्चना जी और साथ ही सभी दर्शक इस कार्यक्रम को हर सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे जरूर देखें। अर्चना जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लगातार नंबर जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करिए और सभी अपने जो सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्ते मैम, इंदू फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। जी इंदू जी, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरे को ना अपर आर्म, मतलब मुझे 5-6 ईयर से, शॉर्ट में बताऊंगी, नेक एरिया में और अपर आर्म्स में टिंगलिंग होती थी। तो 5-6 ईयर से काफी पढ़ के ट्राई करना, डॉक्टर्स बहुत कुछ हुआ, लेकिन मार्च में मैं ध्यान के इससे जुड़ी। तो फर्स्ट समर मेरी 5-6 ईयर्स में ऐसी गई जहां मेरे को नेक पेन और हाथ का पेन, मतलब मैं भूल गई थी सर, एक्चुअली पास्ट बन गया था, तो मैं खुश थी। तो अभी सडनली सर 1 वीक से ना जो वो टिंगलिंग पेन होता है ना, अपर आर्म्स में होता है सर, और उसमें क्या होता है ना कि काम करना भारी है, वॉक करना, हाथों में स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो आज सुबह इतना ज्यादा पेन था तो मुझे आपकी याद आई कि मुझे सर से पूछना है, क्योंकि फर्स्ट समर मैंने एंजॉय की है 6 सालों में सर। तो मुझे लगा कि ध्यान से सब अच्छा हो गया। पता नहीं मेरा कुछ या तो सीजनल चेंज है या ध्यान की क्वालिटी सर कुछ कम हुई है। तो सर इतना पेन होता है, वॉक के समय लगता है मेरे हाथ गिर जाएंगे, और ये 6 मंथ से था ही नहीं बिल्कुल भी। तो इंदु जी, जब आपको यहाँ पे के प्रोग्राम में ध्यान के बारे में बताया गया तो साथ में आपको स्वाध्याय के लिए भी बताया गया है कि आपको स्वाध्याय करना है। क्या आप स्वाध्याय कर रहे हैं? अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जहाँ पे जो सिस्टम में, पीएसएसएम के सिस्टम में जो जो बातें बताई जा रहे हैं, अगर हम हर एक बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो पूरा फायदा कहाँ से पाएंगे? पीएसएसएम के रिकमेंडेशन में, टीचिंग में सिर्फ ध्यान नहीं है, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय है, स्वाध्याय के साथ साथ सेवा है। स्वाध्याय क्यों बताया गया है? ताकि हम अपने हर लेवल पे, हम 5 लेवल पर जीवन जी रहे हैं, फिजिकल लेवल, एनर्जी लेवल, माइंड लेवल, कर्मा लेवल और फिर सोल लेवल। तो जब हम 5 लेवल पे काम नहीं करेंगे, हमारा जीवन कैसे बदलेगा? एनर्जी लेवल पे थोड़ी सी एनर्जी आई, आपका दर्द ठीक हो गया तो आपको लगा कि बीमारी चली गई, बीमारी गई नहीं, अभी एक लेवल पे काम हुआ था। अभी आपको दूसरे लेवल पे, माइंड लेवल पे आपको काम करना है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना बढ़ाना पड़ेगा। आईने के सामने जाएं और आई लव माई सेल्फ ये बोला करें। आई लव माई सेल्फ बोलना सिर्फ आपको मतलब कुछ लोगों को लग सकता है कि उससे क्या होगा, उससे बहुत कुछ होगा। ध्यान में जो हमारे इंट्यूशन आता है, अंतर चेतना, अंतरात्मा की आवाज, वो आपको स्पष्ट होगी और आप वैसा जीवन जीना शुरू करेंगे। तो आप वैसा डिसीजन लेंगे, आप कुछ चीजों को बंद करेंगे तो आपकी लाइफ को बिल्कुल हील हो जाएगी। तो स्वाध्याय कीजिए और फिर जीवन बदलेगा। जी इंदु जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने कहा कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से जुड़े कई हमारे कार्यक्रम हैं जिसमें हमारे पिरामिड मास्टर जो हैं वो बताते हैं कि स्वाध्याय कितना जरूरी है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर स्वाध्याय के कई क्लिप्स हैं, उन्हें आप देख भी सकते हैं। इंदु जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम यादगिरी है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं? मेरा नाम जान से बोल रहा हूँ मैं। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल है कि सिर में दर्द है और गर्दन में, सिर में दर्द और गर्दन में दर्द है जी हर वक्त। ध्यान आप कब से कर रहे हैं? है जी, ध्यान मेडिटेशन कब से चल रहा है आपका? ध्यान तो करता नहीं। ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करेंगे तब जाके ठीक होगा। ये जो प्रोग्राम है ध्यान से, यहाँ पे हर एक बीमारियों को ठीक करना बताया जाता है। YouTube पे जाकर आप स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी डालें
और वहां पे ध्यान के बारे में आएगा, ध्यान करना शुरू करें। हर दिन 2 बार आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन, ध्यान को अपनाना है, ध्यान से हीलिंग होती है। जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया है कि ध्यान करिए, आप जितना ध्यान करेंगे उतनी हीलिंग होगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक अनुरोध रहेगा कि सवाल जो वो पूछते हैं उसे सीधे शब्दों में और सटीक रूप से पूछें, और साथ ही नेटवर्क एरिया में जाकर के पूछें, क्योंकि जितना सीधा और सटीक आपका सवाल रहेगा, सर को समझने में उतनी आसानी होगी और उतने ही बेहतर तरीके से वो उनका जवाब भी दे पाएंगे। जी, तो सर देखिए जिस तरीके से आप एपिजेनेटिक पे बात कर रहे थे, आपने बताया भी कि इसका कॉन्सेप्ट लोगों के बीच पूरी तरह से क्लियर नहीं है। एनवायरनमेंट का आपने जिक्र किया, लाइफस्टाइल का जिक्र किया। सर जानना चाहूंगी कि क्या मेंटल हेल्थ का भी सर इसमें किसी तरह से रोल है? देखिए, इपिजेनेटिक्स जो है वो जेनेटिकल बीमारियों को हील करने के लिए है। जी सर। तो अगर कोई ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें कह रहे हैं कि ये आनुवांशिक है, जैसे कि कुछ डिप्रेशन के केसेस जो हैं उसमें कहते हैं कि ये आनुवांशिक है, अगर परिवार में किसी को हुआ तो फिर उसके कारण से आया है। तो जहां भी हेरिडिटरी से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, चाहे वो मानसिक बीमारी ही क्यों ना हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम एपिजेनेटिक्स पे काम करेंगे तो मानसिक बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कोई भी बीमारी होगी, हीलिंग की जा सकती है नेचुरल ढंग से, स्पिरिचुअल ढंग से, ये बात समझने की है। तो उसके लिए एपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट समझना है। एपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट समझ लिया तो चाहे वो मानसिक बीमारी ही, अगर हेरिडिटरी के कारण मानसिक बीमारी ही क्यों नहीं आ रही हो, तो भी हम उसको हील कर सकते हैं। जी सर, तो ये तो आपने जिस तरीके से बताया कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन सर एपिजेनेटिक्स जब शब्द आता है तो कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। मुझे भी काफ़ी समय लगा इसे समझने के लिए, और आज के समय में कहीं ना कहीं जो सर ये हेरिडिटरी बीमारी है, काफ़ी लोग सर घबरा जाते हैं। तो सर क्या कोई तरीका है जिससे पहले ही लोगों के मन में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जा सके, कोई वीडियो देखकर, या फिर आप अगर से लेकर के कोई जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? देखिए, इसी के लिए हमारे पास हमारा जो मेडिटेशन है, हमारा जो स्वाध्याय है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम से एक पुस्तक है, और उस पुस्तक पे स्वाध्याय पीएमसी हिंदी पर उपलब्ध है। एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हुए ब्रूस लिप्टन, उन्होंने इस बात के अवेयरनेस फैलाने के लिए इतना काम किया कि उन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज का प्रोफेशन छोड़ दिया कि आम लोगों तक इस कंसेप्ट को पहुंचाना है, और फिर वो अवेयरनेस कर रहे हैं एपिजेनेटिक्स को फैलाने के लिए। तो ध्यान को करना, किताबें पढ़ना और बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब पढ़ना, जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमको एपिजेनेटिक्स समझ में आएगा कि हम अपने माइंड पे और अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने इन्वायरमेंट पे काम करके हम आनुवंशिक रोगों को, हेरिडिटरी रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। हेरिडिटरी रोग कहीं भी जिक्र आ जाए तो घबराना नहीं है, जो जनरली डॉक्टर्स घबरा देते हैं कि चूंकि तुमको हेरिडिटरी है तो अब तो बीमारी रहेगी ही। ऐसा नहीं है। एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हेरिडिटरी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। 99% हेरिडिटरी बीमारियों को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये कंसेप्ट सभी को, इंक्लूडिंग मेनी डॉक्टर्स को जानने की जरूरत है। मेडिकल डॉक्टर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अपनी ही किताबों में एपिजेनेटिक्स को फिर से खोलिए, पढ़िए। हमारे सिलेबस में एपिजेनेटिक्स होता है, लेकिन चूंकि उस पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है, इस पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। एपिजेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और उस पर, उसके माध्यम से लाइफ स्टाइल पे और माइंड पे और इन्वायरमेंट पे जब काम करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। हेरिडिटरी बीमारियों से किसी भी इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर, तो आपने जिस तरीके से कहा कि जो हेरिडिटरी बीमारी है इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एपिजेनेटिक्स को लेकर सर आपने बताया मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है। सर जानना चाहूँगी कि क्या सर इसमें खान पान का भी किसी तरीके से रोल हो सकता है? जब हमारे इन्वायरमेंट में खान पान भी आ जाता है, जी सर, हम कैसा भोजन कर रहे हैं उससे हमारे जीन, हमारे इपिजीनोम प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल डाइट है, जितना नेचुरल डाइट पे हम जाएंगे हमारा इपिजीनोम अच्छा रहता है। तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट WFPB जो रिसर्च में बात आ रही है, वो WFPB होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट की आ रही है कि हमारे लिए ये सबसे अच्छा भोजन है। आसान शब्दों में कहें
तो वैसा भोजन, वैसा प्लांट फूड जिसमें प्राण ऊर्जा अधिक है, प्राणा रिच डाइट, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाएं, खाते समय हम सजग रहें कि इसका मेरे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरी भीतर की जो प्राण ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम जितना सीजनल खाना है यहाँ पर, जो आपके आसपास होता है ना, प्रकृति के हिसाब से, प्राण ऊर्जा के हिसाब से और इपिजीनोम के हिसाब से, वही फूड अच्छा है। कोई इंपोर्टेड फूड है तो आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है, ये भ्रम कुछ लोगों में आ गया है, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकल, रीजनल, सीजनल फूड हम लिया करें। प्लांट फूड के साथ साथ हमें प्राणा रिच और फाइबर डाइट, जिस भोजन में फाइबर्स यानी कि रेशा ज्यादा होता है, उससे हमारी बॉडी के माइक्रोबायोम ठीक रहते हैं, उससे हमारा इपिजीनोम ठीक रहता है। तो फाइबर रिच डाइट हमें लेना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर खादर वली गेहूं और चावल भी बंद करने के लिए बोलते हैं कि हम 5 मिलेट्स पे आ जाएं। अगर 5 मिलेट्स लें तो उसमें गेहूं और चावल से भी ज्यादा फाइबर है। तो गेहूं और चावल से ये बेहतर भोजन है अगर हम इपिजीनोम के कंसेप्ट को समझें तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम अच्छा भोजन लें और अपने आप को हील करें। कोई भी बीमारी हो ठीक की जा सकती है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। जी सर, तो देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि कोई भी जो बीमारी है वो लाइलाज नहीं होती है, इसे लेकर काफी डिटेल नॉलेज आपने यहाँ पर दी है। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नेटवर्क इशू की वजह से शायद कॉल कट गया है, तो सर हम इस पर चर्चा कर रहे थे। सर, एक और सवाल सर इससे जुड़ा हुआ मेरे मन में है कि सर ये जो हेरिडेटरी बीमारियां हैं, तो क्या सर इसमें जेंडर का भी कोई रोल रहता है? क्या कुछ ऐसा है कि जो एपिजेनेटिक जो है, क्या अलग अलग तरीके से सर काम करता है कि फीमेल्स पर अलग तरीके से काम करता हो और मेल्स पे अलग जेनेटिक्स के मामले में जेंडर का रोल होता है, एपिजेनेटिक्स के मामले में जेंडर का रोल नहीं होता है। जी सर। इसीलिए जब अगर हम देख रहे हैं कि क्या किसी फादर से मदर से आया है, कुछ बीमारियों में ऐसा हम देख रहे हैं कि हाँ ये फादर के हैं, तो इसमें जेनेटिक्स, जहां जेनेटिक्स की बात है वहां पे जेंडर का रोल है जी। लेकिन जब इपीजेनेटिक्स की बात हो रही है, जब इपीजीनोम की बात हो रही है, तो ये इन्वायरमेंट की बात है, ये जेंडर की बात नहीं है। जी जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सुमित्रा। जी सुमित्रा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जयपुर से। जी सुमित्रा जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे क्या एलर्जी रहती है, सारी हाथों में भी रहती है और पूरे शरीर में भी खुजली चलती है। तो सुमित्रा जी, अभी हम बात कर रहे थे मिलेट्स की। जी सर। सभी स्किन की बीमारियों में मिलेट्स खाना जो है वो जरूरी है। जब हम मिलेट्स खाएंगे तब हमारे बॉडी के माइक्रोबायोम चेंज होंगे। जब तक माइक्रोबायोम यानी कि 5 मिलेट्स जो है, गेहूं और चावल जो है, रोटी जो है, वो माइक्रोबायोम को ठीक नहीं करते। माइक्रोबायोम को ठीक करने के लिए मिलेट्स ही चाहिए, मिलेट्स की अम्ली चाहिए। तो माइक्रोबायोम हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज, हमारी बॉडी में हर जगह माइक्रोबायोम है। हमारी पेट में सबसे ज्यादा है और पेट के बाद हमारी स्किन पर माइक्रोबायोम है। तो माइक्रोबायोम जो है दवाइयों से कभी नहीं आ सकता, कोई भी इलाज कराएं वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम मिलेट्स लें, मिलेट्स में जो फाइबर है उसको प्रीबायोटिक कहते हैं, और जब उसको फर्मेंट करते हैं तो वो प्रोबायोटिक बन जाता है। प्रोबायोटिक अगर हमारे शरीर में जाए, अब इसे प्रोबायोटिक के डिब्बे भी बन रहे हैं, प्रोबायोटिक भी मार्केट में बिक रहा है, लेकिन हम घर पे प्रोबायोटिक बनाए मिलेट्स के माध्यम से। मिलेट्स को फर्मेंट कर लें मिट्टी के बर्तन में, और जब उसका प्रोबायोटिक हम खाएंगे तो 3 महीने में आपके स्किन का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। मिलेट्स की अम्ली खाने के अलावा सुमित्रा जी, आप एक चीज और भी कर सकती हैं कि आप अपने माइंड पर काम कर सकती हैं। यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक को पढ़कर, ये एक छोटी पुस्तक है, सस्ती पुस्तक है, आप इसे ऑनलाइन मंगवा लीजिए और अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने पर काम कीजिए, अपने आप से प्यार करने पर काम कीजिए। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तब हम अपना ध्यान ठीक से रखते हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो उसकी हमें याद रहती है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तो खा लेने के बाद याद आता है अरे ये तो मुझे नहीं खाना था, है ना। तो सेल्फ लव पे काम कीजिए। इस पर वीडियो भी बने हैं परिवर्तन सीरीज में, तो उन वीडियो को देख सकते हैं। और पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, चाहे आप रोज 1 पन्ना ही पढ़ें, 1 पन्ना भी पढ़ेंगे तो भी आपका कंसेप्ट धीरे धीरे चेंज होगा ना। कोई भी उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है। अगर लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आता है
तो हम पढ़ना फिर से शुरू कर सकते हैं। एक ही पन्ना रोज पढ़िए आप, तो आप सेल्फ लव पे, अपने माइंड पर काम करेंगे और मिनट्स खाएंगे तो आपकी स्किन की एलर्जी जो है वो 100% ठीक हो जाएगी। जी सुमित्रा जी, तो देखिए जिस तरीके से आपको सर ने बताया सेल्फ लव कीजिए, इसी के साथ सर ने बुक का जिक्र यहाँ पर किया, यू कैन हील योर लाइफ, आप इस किताब को पढ़ सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो जरूर ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए सुमित्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए जिस तरीके से सर ने यहाँ पर दो बातों का जिक्र किया। पहली बात, सर ने कहा कि प्राकृतिक उपचार से आप किस तरह से अपने जो रोग हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी रोग हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसी के लिए आपको बता दें कि पीएमसी हिंदी चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और साथ ही शुक्रवार सुबह 10 बजे कार्यक्रम आता है बैक टू नेचर। दर्शकों इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि किस तरह से आप प्राकृतिक उपचार से अपनी सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ सर ने परिवर्तन का जिक्र किया, तो आपको बता दें कि हर शनिवार सुबह 8:30 बजे परिवर्तन आता है। इसमें सर एस रंजन सर ही आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि किस तरीके से अफर्मेशंस, एक्यूपंक्चर और कई ऐसी चीजों पर काम करके आप अपने जीवन को न केवल सुंदर बल्कि और ज्यादा सरल भी बना सकते हैं। तो जरूर इन दोनों कार्यक्रमों को देखिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं और नाम भी अपना बता दीजिए मैम। हाँ जी, मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ, प्रिया। जी प्रिया जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरे पूछना था भी अवचेतन मन तक कैसे बचाएं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ और मेरा शरीर मतलब कि स्वस्थ रहे और ध्यान में बैठे, मतलब कि सुबह सुबह रिलैक्स होकर उठूं, ऐसा क्या उपाय बताएंगे आप? क्या नाम बताया इन्होंने अपना? सर प्रिया। प्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल को पूछने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अच्छे सवाल पूछना भी एक बड़ी बात होती है ना। तो आपको दो बातें मैं सब बता रहा हूं। एक तो आपको अफर्मेशन का प्रयोग करना सीखना है। जो हमारे अफर्मेशंस हैं ये सब अवचेतन में जाते हैं तब पूरा रिजल्ट देते हैं। अफर्मेशन के विज्ञान को सीखिए और इससे आपको फायदा होगा। और अब 24 घंटे में 2 घंटा का समय जो है, एक रात में सोने से 1 घंटा पहले और एक सुबह जगने के 1 घंटे के बाद, ये 2 घंटे का समय सबसे अधिक अच्छा होता है अवचेतन मन को प्रयोग करने के लिए। तो आखिरी घंटे में आप मोबाइल का प्रयोग ना करें, ध्यान करें या कुछ पढ़ाई करें। घर में कुछ काम है तो काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का प्रयोग या टीवी का प्रयोग लास्ट के घंटे में बिल्कुल ना करें। जितना आप नहीं करेंगे तब आप अपने आप पर आ पाएंगे कि मुझे क्या करना है। जो आप अगर अच्छी किताब पढ़ने का आपको आदत लग गई है तो किताब पढ़ते हुए आप अपना आखिरी घंटे बिताएं, और फिर सोते समय जो आपके मन में चल रहा होगा वही आपके सबकॉन्शियस में जल्दी जाता है। और इसके अलावा सुबह में जगने के बाद का पहला 1 घंटा, अगर आपने अपने सुबह के पहले घंटे की मास्टरी कर ली तब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। सुबह जगते ही जो सबसे पहला विचार आपके मन में आता है वो आपकी रात की स्थिति को भी दर्शाता है और आप अपना जीवन कितने अवेयरनेस से जी रहे हैं वो भी दर्शाता है। सुबह जगने के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने ध्यान के लिए कि मेरा ध्यान गहरा हो, और बाकी उसके अलावा ध्यान में बैठिए। पहले लास्ट के 1 घंटे में और सुबह के 1 घंटे में ध्यान में बैठिए या स्वाध्याय कीजिए। ध्यान और स्वाध्याय के अलावा दूसरे काम को करना अवॉइड कीजिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। तो इस तरह से आप अपने अवचेतन मन पे काम कर सकते हैं। जी प्रिया जी, तो देखिए जिस तरीके से आपको सर ने बताया कि ध्यान कीजिए, इसी के साथ उन्होंने स्वाध्याय का भी जिक्र किया। उम्मीद करते हैं कि सर ने जो उपाय बताए हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए प्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, और बात पूछनी है मैडम जी? हाँ, और कुछ पूछना है। हेलो जी, नाम बताइए अपना। मीना। जी मीना जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं टीवी पे, आवाज तो बंद कर दी जाती है, हमें कुछ भी नहीं समझ आता, फिर इसी बात को रिपीट किया जाए। और नंबर 2, जो आपने बुक दिखाई है उसका नाम स्क्रीन पर दिखाया जाए। और नंबर 3, जो आपने ग्रेन्स दिखाए थे उनका नाम बताया जाए। टीवी पर कुछ देर के लिए और दिखाया जाए, पता ही नहीं लगा कौन से ग्रेन्स है।
थैंक्स मैडम जी। रिकॉर्डिंग होती है, आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे दोबारा भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हर एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कुछ घंटों के बाद यूट्यूब पर आ जाती है, तो रिकॉर्डिंग देखकर आप कर सकते हैं। और बाकी अटेंटिव रहेंगे तो जब नाम बताया गया तो आप पकड़ लेंगे ना। यू कैन हील योर लाइफ, ये किताब का जिक्र तो लगभग मैं हर दिन हर दूसरे सवाल पे करता हूं। ये किताब हर व्यक्ति के घर में होनी चाहिए, हर इंसान को पढ़नी चाहिए। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, जिसका मतलब हो जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को हील कर सकते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो यू कैन हील योर लाइफ हिंदी में उपलब्ध है, मंगाइए। इस पर वीडियो बने हुए हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, यू कैन हील योर लाइफ पीएमसी हिंदी टाइप करेंगे तो 15 वीडियो की सीरीज आ जाएगी, उसको सुनिए। तो जब उसको सुनेंगे और यू कैन हील लाइफ पढ़ेंगे तो आप इसे कंसेप्ट को जान पाएंगे, उतार पाएंगे, है ना। ये सारी बातें फिर से आएगी टीवी पे, आप बाद में यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। जी मीना जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया है, एक बार फिर से सर ने आपको समझाने की कोशिश की कि आप यू कैन हील योर लाइफ जो है इसे मंगवा सकते हैं और साथ ही इसे पढ़ भी सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें दर्शकों के जो दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं तो वो निराश ना हो, क्योंकि जितने भी लाइव हमारे जाते हैं उसकी जो क्लिप्स है वो आप पीएमसी हिंदी चैनल पर भी देख सकते हैं। आप डॉक्टर से पूछो सर्च जब करेंगे तो आपको ये सारी क्लिप्स जो है दिख जाएंगी। तो आपका जो भी सवाल है उससे जुड़े हुए जो उपाय सर बताते हैं उन्हें आप समझ भी पाएंगे बेहतर तरीके से। तो आप हमारे चैनल पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो जी, नाम बताइए अपना। रिया जी रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? भोपाल। जी रिया जी, सवाल पूछिए अपना। मेरी लेफ्ट हैंड आई से आंसू आता कंटिन्यू और आंख भारी लगती बहुत। ठीक है, तो रिया इसके लिए आपको 2 चीज करनी है। पहला चीज है ब्रेथ वर्क। यूट्यूब पर ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी टाइप करेंगे तो आ जाएगा। उस ब्रेथ वर्क को आप 1 महीने के लिए डेली करें। एक आध दिन छूट भी जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको फिर थोड़ा 1 महीने से ज्यादा करना पड़ेगा। तो ब्रेथ वर्क करने से जो आपके भीतर की जो ब्लॉक नाड़ियां हैं वो खुलेंगी। ब्रेथ वर्क बहुत अच्छा साधन है ध्यान के अलावा जो आपको करना है। उसके अलावा आप आंखों पे पहनने वाला पिरामिड मंगाइए और उसको पहनकर जब ध्यान में बैठें उसको पहन लें, या सोते समय आप थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए उसको पहन सकते हैं। तो आई पिरामिड का प्रयोग करने से और ब्रेथ वर्क करने से आपकी ये जो समस्या है आंसुओं के आने की वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जी रिया जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि जो आई पिरामिड है आप उसे मंगवा सकती हैं, उससे आपकी समस्या जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो एपिजेनेटिक्स पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सर लोगों के कई जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके कई सवाल आए। इस दौरान सर दर्शकों को कई कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं। जैसा कि एक कॉलर जो मीना जी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने पहले समस्या पूछी, उन्हें समझ में नहीं आई और दोबारा से उन्होंने कॉल किया। तो सर जो इस तरीके के दर्शक हैं सर, उनके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो यहाँ पर है ये आइडियली 2 लोगों को करना चाहिए। एक फोन पर बात करें, दूसरा टीवी पे देखें। जिस कमरे में टीवी देख रहे चल रहा है उस कमरे से दूसरे कमरे में फोन पर बात करेंगे, है ना। और फोन पे जो आवाज आ रही है उस पे ही आपको बात आंसर समझ में आ गया, है ना। जो टीवी पे देख रहा है उसको टीवी पे जो कंटेंट आ रहा है उससे आंसर समझ में आ गया और बाद में रिकॉर्डिंग भी आती है तो टीवी पे देख के भी समझ में आ जाएगा। अब और साथ ही साथ अपने सवालों को ना, बहुत लोग सवाल ठीक से नहीं पूछ पाते हैं। अपने सवाल को पहले लिख लीजिए, लिखने से क्लैरिटी प्रॉपर आ जाती है। सिर्फ सवाल हम बोले, हम ध्यान कर रहे हैं, हम कितनी तारीख से सवाल ध्यान कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। और आपने क्या समझा है, क्या आया है ना, टू द पॉइंट बस बात करें। अपनी बीमारी अपने शब्दों में बताएं, डॉक्टर क्या कह रहा है या आपने क्या इलाज कराया है, कौन सी दवाई खाई है, कि आयुर्वेदिक खाई है कि होम्योपैथी खाई है, उसका तो सर कोई फायदा तो है नहीं ना। तो सिर्फ बीमारियों की बात करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अपने शब्दों में बात करेंगे तो तब आपको कम से कम समय जवाब लेंगे और हम आपको अच्छे से अच्छा बताएंगे, है ना। जितना आप अच्छा सवाल पूछेंगे उतना अच्छा मैं जवाब दे पाता हूँ, है ना।
तो यहाँ पे जानने के लिए तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आध्यात्मिक तरीके से एस्ट्रल लेवल, मेंटल लेवल, कॉजल लेवल, हर एक चीज बताई जा रही है आपको। तो जितना अटेंटिव होकर, जितना फोकस होकर, जितना ध्यान से आप सुनेंगे, उतना अच्छा आपको जवाब मिलेगा और आप उसको करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी सर, उम्मीद करते हैं कि सर को, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आपकी बात जो है पूरी तरह से समझ में आई होगी। और जितने भी दर्शक हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि अपने सवाल जो हैं उन्हें पहले लिख लें और उसके बाद आप अपने सवाल जो है वो सर से पूछें, ताकि सर को सवाल पूरी तरह से समझ में आए और बेहतर तरीके से वो उसका जवाब आपको दे पाए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। ज्योति सिंह। जी ज्योति जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से। जी ज्योति जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है तो मुझे बहुत ब्लर दिखता है चश्मा उतारने के बाद। अच्छा, ठीक है। कि कब से ऐसा हो रहा है? 2-3 साल हो गए चश्मा लगे तो मुझे। 2-3 सालों से ब्लर दिख रहा है? नहीं, मतलब जैसे चश्मा उतारने के बाद ब्लर दिखता है, बाकी पावर ज्यादा है ना इसलिए। ओके, कितना पावर है? 3 पॉइंट है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ज्योति, देखिए अब जो भी है, हमने ध्यान नहीं दिया अपने स्वास्थ्य का तो हमारा चश्मा लग गया। चश्मा लगना भी हमारी लापरवाही का नतीजा होता है। आंखों के डॉक्टर ये बात नहीं बताते हैं, शायद उनको भी नहीं पता। हम अपना आंखों का ध्यान ठीक से रखें तो चश्मा जो है वो उतर सकता है। इस पर मैंने पहले भी बोला हुआ है, काफी लंबा 40 मिनट का मेरा वीडियो यूट्यूब पे है इस टॉपिक के ऊपर। मैं आपको मुख्य बातें फिर से बताता हूं, समझिए। हमें अपनी आंखों का एक्सरसाइज करना है, जिससे हमारे हाथों पैरों का एक्सरसाइज करते हैं तो उससे उसकी स्टेमिना बढ़ती है, उसमें ताकत आती है। आंखों का एक्सरसाइज करना है, आंखों को लेफ्ट देखना, राइट देखना, अप देखना, नीचे देखना, गोल गोल देखना और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सूरज के सामने करना है, सूर्य प्रकाश में खड़े होकर खुली आंखों से और बंद आंखों से हमें करना है। और सूरज को सुबह के सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर के सूरज को, या लास्ट के जो 1 घंटे का रेंज है सूर्यास्त से पहले, उस सूरज को करना है। अगर 1 घंटा पॉसिबल नहीं हो तो आप 2 घंटे में कीजिए। 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है तो फिर आइडियली अवॉइड करना है। बाद में जब आप सन गेजिंग, सूर्य त्राटक लगातार कर रहे हैं, तब बाद में एक अच्छा साधक कभी भी सूर्य त्राटक कर सकता है। जितने देर हम सूरज को देखते हैं उतनी ही देर हमें मिट्टी पे भी पैर रखना है ना। उसी समय ना हो सके तो उस दिन में कभी भी आप मिट्टी पर थोड़ी देर नंगे पैर चल लीजिए। तो जब हम सूर्य के सामने सन गेजिंग करें, सूर्य त्राटक करें, सूर्य एक्सरसाइज करें, तो इससे सबसे अच्छी हमारी जो है वो आंखों की रिकवरी होती है। इवन फर्स्ट ईयर MBBS में मुझे चश्मा लगा था और मैंने सन गेजिंग के माध्यम से ही अपना चश्मा उतारा। सन गेजिंग के अलावा आप आई पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। आई पिरामिड को मंगवा लीजिए और आई पिरामिड जब भी ध्यान में बैठते हैं, आई पिरामिड पहनकर आप ध्यान में बैठिए। सोते समय भी आप आई पिरामिड थोड़ी देर के लिए पहन सकते हैं। तो आई पिरामिड के प्रयोग से आपकी आंखों की ठीक होंगी। सन गेजिंग के माध्यम से और आई पिरामिड के माध्यम से आपका आंख ठीक होगा। और काम करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सेप्टेंस पे काम कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में लोगों को और परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वह भी एक कारण होता है आंखों पे चश्मा लगने का। अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाइए। यू कैन हील योर लाइफ किताब को पढ़िए, इसमें अफर्मेशंस बताए गए हैं, उन अफर्मेशंस को कीजिए। और सबसे बड़ा अफर्मेशंस आपके लिए होगा, मैं सभी को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन को स्वीकार करती हूँ। अपने जीवन में किसी के प्रति भी कंप्लेन नहीं करना है। कंप्लेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें बीमार करता है। तो आप जब करेंगे, यू कैन हील योर लाइफ की कंसेप्ट्स को अपनाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जी ज्योति जी, तो देखिए सर ने आपको जो उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, जिस तरीके से कई दर्शक जुड़े, कई दर्शकों ने अलग अलग तरह के सवाल पूछे, उनकी जो भी समस्याएं थी, उनके सभी सवालों के सर आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिए, उन्हें समझाने की कोशिश की जिन्हें सवालों के जवाब नहीं समझ में आए। इसी के साथ सर हेरिडिटरी बीमारी जो एक गंभीर विषय है उस पर जानकारी दी, और साथ ही इस कॉन्सेप्ट को भी आपने जिस तरीके से समझाया कि आखिरकार एपिजेनेटिक क्या है और किस तरह से वो एक क्लासिकल जेनेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग है, और किस तरह से हम इन पर काम करके जो हेरिडेटरी बीमारियां हैं उन्हें भी हरा सकते हैं। आप हर बार अपने शो में कहते भी हैं, इस शो में, इस लाइव शो में, कि कोई भी बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं होती है। सर, इन सभी सवालों के आपने जिस तरीके से जवाब दिए सर, इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमारे साथ कार्यक्रम में डॉक्टर एस रंजन सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आखिरकार हेरिडिटरी बीमारियां क्या है और एपिजेनेटिक जो कॉन्सेप्ट सर ने जिस तरीके से समझाया कि इस पर आप काम करके किस तरीके से इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की जरूरत है, अध्यात्म से जुड़ने की जरूरत है, और इसी के साथ आपको अफर्मेशंस करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि सर ने जो भी चीजें यहाँ पर बताई हैं आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है या जो दर्शक हमारे साथ लाइव इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगले शुक्रवार इसी समय यानी कि शाम 5 से 6 आपके साथ जुड़ते हैं। तो जो दर्शक आज नहीं जुड़ पाए हैं वो अगले शुक्रवार हमसे इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।